यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, ये देखिए आज फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ वॉरियर्स ड्रिल 13 और इसमें हमेशा की तरह हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बिना किसी टाइम की बर्बादी के। पहला क्वेश्चन देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, पहली चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, repetition of words or group of words at the beginning of consecutive sentences is called। हर एक सेंटेंस की बिगिनिंग में वर्ड्स का रेपिटिशन होगा और जहां पर ये रेपिटिशन इस तरह हो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जिन दोस्तों के जवाब बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है वॉरियर्स ड्रिल 13 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट? इमिनेंट का अर्थ क्या होता है? कोई भी खासकर अप्रिय घटना जो शीघ्र घटित होने वाली हो उसे क्या बोलते हैं? इमिनेंट बोलते हैं। तो नियर एट हैंड लगता है मुझे कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। इमिनेंट क्या होता है इसको और देख लेते हैं हम ठीक से। इमिनेंट देखिए, ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, कोई चीज़ बुरा, लाइकली टू हैपन वेरी वेरी सून। इमिनेंट वो चीज़ है जो खासकर कोई अशुभ चीज़ जो बहुत जल्दी होने वाली हो। देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। द इमिनेंट थ्रेट ऑफ इन्वेजन या इमिनेंट थ्रेट ऑफ टेररिस्ट अटैक, ऐसे आप कर सकते हैं। द सिस्टम इज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ कोलैप्स, जो सिस्टम है वो शीघ्र ही उस खतरे पे पहुंचने वाला है जहां पर वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरह यूज होता है इमिनेंट का, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा प्रश्न है। पिक आउट द मोस्ट इंप्लाइंग मीनिंग इनजेन्युइटी। इनजेन्युइटी की आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इस तरह से सिनोनिमस वर्ड पूछा गया है, मोस्ट इंप्लाइंग मीनिंग पूछी गई है, आपको बताना है द वर्ड इज़ इनजेन्युइटी। क्या हो जाएगा? स्किलफुलनेस, बोल्डनेस, सेंटिमेंटल, सर्टेनली। तो यहाँ पर मुझे लगता है स्किलफुलनेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ए जवाब होगा। आइए देख लेते हैं क्यों होगा इंजेन्युइटी का स्किलफुलनेस सिनोनिमस। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, इंजेन्युइटी समवंस एबिलिटी टू थिंक ऑफ क्लेवर न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी की जो योग्यता होती है कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण और नया चीज़ ओके करने की। कोई चीज़ नया काम आप करने जा रहे हैं, उसमें जो आपकी बुद्धिमत्ता है, खासकर वो आपका इंटेलिजेंस जो कुछ नया करने के लिए आपको बाध्य करे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इंजेन्युइटी हो जाएगा। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द इंजेन्युइटी एंड एनर्जी ऑफ द कंटेस्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे थे, ये देखिए क्या हो जाएगा? स्किलफुलनेस। ध्यान में रखना है, ए ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वन स्टडीड, मैरिड, डाइड, वॉज बॉर्न। क्या होगा? तो एल्मा मैटर बहुत क्लीशे टाइप क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है, इसीलिए वॉरियर्स ड्रिल में इसको जगह दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्टडीड हो जाएगा। एल्मा मैटर इज अ प्लेस वेयर वन स्टडीड। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न कौन सा है। इट इज रिलेटेड टू हाइपरबोली दैट emphasizes द inexpressibility of something, idea or feeling, either by stating that words cannot describe it or by comparing it with something the dimension of which cannot be grasped। जैसे मैं किसी के आंसुओं की तुलना सागर से कर दूं कि उसने सागर की तरह, वो जो रो रहा था उससे पूरे के पूरे सागर भर जाएंगे। या मैं कह दूं जैसे कि मैकबेथ में एग्जाम्पल है कि मेरे इन हाथों को कई समुद्र मिलकर भी साफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडाइनेशन हो जाएगा। वो फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर बहुत ही लंबी चौड़ी एग्जैजरेशन होती है, ओवर स्टेटमेंट होगा लेकिन बहुत तगड़ा ओवर स्टेटमेंट होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? एडाइनेशन हो जाएगा। हाइपरबली का ही एक प्रकार है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्टोरी और विजुअल इमेज विद सेकेंड डिस्टिंक्ट मीनिंग पार्शली हिडन बिहाइंड इट्स लिटरल और विजिबल मीनिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके जहन में आ चुका होगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में आपके पूछा जा चुका है। तो अ स्टोरी और विजुअल इमेज विद अ सेकंड डिस्टिंक्ट मीनिंग,
पार्शली हिडन बिहाइंड इट्स लिटरल और विजिबल मीनिंग। लिटरल मीनिंग कुछ और होगी, हिडन मीनिंग कुछ और होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक तरह की स्टोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हम एलेगरी की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिनोनिम फॉर इननेट इज, इननेट का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो जन्मजात हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनबॉर्न। किसी का इननेट नेचर है गुस्सा करना, मतलब उसका जन्मजात स्वभाव है। इननेट मीन्स इनबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 7 में जिन दोस्तों के जवाब डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और आई होप आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही होगी, और आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे एमपी टीजीटी के हों, यूपी टीजीटी के हों, राजस्थान जहाँ के भी हों, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों एग्ज़ाम कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम हरदम जब भी एग्ज़ाम हो तब उस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और हमेशा हमें तैयार रहना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज एट द एंड ऑफ वन सेंटेंस, लाइन और क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ वन सेंटेंस, लाइन और क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। जो अंत में वर्ड रहेंगे वही शुरुआती वर्ड बनेंगे। कहने का मतलब किसी भी कविता की लाइन के अंत में जो वर्ड आ रहे हैं, जो वर्ड आ रहा है, वही दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में वही वर्ड आएगा। पहली कविता की पहली लाइन के अंत में जो वर्ड आ रहा है, दूसरी लाइन की शुरुआत में वही वर्ड आएगा। इस तरह जब आता है, कई बार ये क्रम चलता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही है। एनाडीप्लोसिस will be the right answer, ध्यान में रखिएगा। Next question is an indirect or passing reference to some event, person, place or artistic work, the nature and relevance of which is not explained by the writer but relies on the reader's familiarity with what is thus mentioned। कहने का मतलब कोई इनडायरेक्ट या पासिंग रेफरेंस दे दिया जाएगा किसी घटना का, किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, किसी आर्टिस्टिक वर्क का, और रीडर की एबिलिटी पर ये छोड़ दिया जाएगा कि वो उसे समझ पाता है कि नहीं। कहने का मतलब अगर मैं किसी अंग्रेज से जाकर ये बोल दूं कि तुम तो बिल्कुल रावण हो, अगर उसने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है या रामायण नहीं पढ़ा है तो नहीं जान पाएगा। ये अलूजन मैंने कर दिया, मैंने उसे रावण बोल के अहंकारी बोल दिया, उसे रावण बोलकर अत्याचारी बोल दिया। कहने का मतलब एक लाइन में अगर किसी को कह दीजिए कि तुम रावण हो, तो उसके लिए आप क्या क्या नहीं बोल गए, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए आप बोल गए। रावण में जितने गुण हैं सब उसमें हो गए फिर। तो कहने का मतलब ये एक पासिंग रेफरेंस होता है, जो जान रहा है उससे रिलेटेड कहानी को, उससे रिलेटेड घटना को, वही उसका अर्थ निकाल पाएगा। तो ये अलूजन होता है, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, the nature and relevance of which is not explained by the writer but relies on the reader's familiarity with what is thus mentioned। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अलूजन हो जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अलूजन इज द राइट आंसर। यहाँ पर अलूजन सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अलूजन इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। डैश अ ग्रीक मीट्रिकल फुट आल्सो नोन एज द क्रेटिक फुट। अब देखिए, ये जो भी है एक ग्रीक मीट्रिकल फुट है और इसे क्रेटिक फुट नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा आप, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। द ऑपोजिट ऑफ एम्फीब्रैक, इट हैज़ वन शॉर्ट सिलेबल बिटवीन टू लॉन्ग वंस। दो लंबे सिलेबल्स के बीच में एक शॉर्ट सिलेबल होता है। ओके, इट हैज़ वन शॉर्ट सिलेबल बिटवीन टू लॉन्ग वंस। अब बताइए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है आपको। तो ये दोस्तों एम्फीमेसर है, ध्यान में रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है, क्रेटिक फुट भी कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। ग्रीक मीट्रिकल फुट मतलब एम्फीमेसर इज ए ग्रीक मीट्रिकल फुट आल्सो नोन एज द क्रेटिक फुट, द ऑपोजिट ऑफ द एम्फीब्रैक, इट हैज वन शॉर्ट सिलेबल बिटवीन टू लॉन्ग वंस। कहने का मतलब स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, ऐसे चलेगा ये। द सिनोनिम ऑफ बोनाफाइड इज,
बोनाफाइड का सिनोनिम क्या होगा? जो चीज़ बोनाफाइड है वही जेन्युइन है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी जवाब सही हो जाएगा। बोनाफाइड मीन्स जेन्युइन। Let's move on to next question. The misplacing of any person, thing, custom or event outside its proper historical time. जैसे कि मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है, जो अगर भगवान राम के, हम सबके जो पूज्य हैं भगवान राम, उनके कैरेक्टर को अगर हम आज के डेट में प्रदर्शित करें और उन्हें जीन्स का पैंट और टी शर्ट पहना दें तो ये अनैक्रोनिज्म हो जाएगा। कहने का मतलब अपेक्षा ये की जाती है कि जिस समय का, अगर आप त्रेता युग का वर्णन कर रहे हैं तो उसी समय की वेशभूषा होनी चाहिए, उसी समय की बोलचाल होनी चाहिए। अगर आप भगवान राम को आज के डेट में जीन्स टी शर्ट पहना के इंग्लिश बुलवा रहे हैं, इट मीन्स ये एनाक्रोनिज्म का उदाहरण हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इस तरह का जो भी सेंटेंस होते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो अनैक्रोनिज्म का एग्जाम्पल हो जाती हैं। कहने का मतलब अनैक्रोनिज्म का दोष तभी होगा जब आप उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन वेशभूषा, तत्कालीन बोलचाल का ध्यान नहीं रखेंगे और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उन चीज़ों को प्रेजेंट कर देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनैक्रोनिज्म का दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही है, अनैक्रोनिज्म। The misplacing of any person, thing, custom or event outside its proper historical time. Question number 13 पे आते हैं। A jailer is a person in charge of. अब देखिए, पहले प्रिजन के जो इंचार्ज होता है वो आज के डेट में उसे JAILOR कहते हैं, पहले ये कहा जाता था, GAOLER कहा जाता था। ओके, तो ये प्रिजन का इंचार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ मीट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रेस सिलेबल बिटवीन टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। कहने का मतलब अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड ऐसे चलेगा ये अ मीट्रिकल फुट, और ये एम्फी मेसर का ऑपोजिट हो जाएगा। अब बताइए, अ मीट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रेस सिलेबल बिटवीन टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है आपको। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एम्फी ब्रैक विल बी द राइट आंसर। ये सब ध्यान में रखिएगा, इन पर आपको ट्रिक्स प्रोवाइड की गई है। आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे लगता है सबसे सस्ते दामों में हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश ऐप आप ज्वाइन कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। टेलीग्राम पर टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए @वसु, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहां पर हमसे रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमसे जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए, आपको सफलता ईजिली मिलेगी, बिना किसी टेंशन के आप स्टडी को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ से जो असहमति हो, और मुझे लगता है डिसेंट का भी वही मतलब होता है, असहमति। ओके, डिसेंट इज आल्सो असहमति और डिसएग्रीमेंट इज आल्सो असहमति। डैश अ स्टोरी ऑफ टेरर एंड सस्पेंस। देखिए, एक तरह की कहानी है जिसमें टेरर होगा, सस्पेंस होगा, यूजुअली सेट इन ग्लूमी ओल्ड कैसल, और इसकी सेटिंग कहाँ होगी? ग्लूमी ओल्ड कैसल होगी। अ टर्म अप्लाइड टू मीडिवल आर्किटेक्चर एंड दस एसोसिएटेड इन द 18th सेंचुरी विद सुपरस्टिशन। ये भी पूछा गया है कि किस सेंचुरी की बात है ये, तो 18th सेंचुरी में इस तरह के जॉनरा देखने को मिलता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफिक्शन की, फैंसी फिक्शन की, एपिस्टोलरी नॉवेल फिक्शन की, गोथिक रोमांस की। तो यहाँ पर गोथिक रोमांस आपका सही आंसर हो जाएगा। इन विच प्ले डज द बिरनम वुड अपीयर। बिरनम वुड किसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं? बिरनम वुड की चर्चा किस प्ले में है शेक्सपियर के, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आई थिंक मैकबेथ जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। निम्नलिखित में से किस क्रिटिक ने शेक्सपियर की कॉमेडीज को प्रिफर किया टू हिज ट्रेजेडीज, उसके ट्रेजेडीज के ऊपर? मतलब कहने का मतलब उन्होंने कॉमेडीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। कौन क्रिटिक हैं वो? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है। तो यहां पर डॉक्टर जॉनसन विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Wordsworth's preface to the lyrical ballads is believed to be the preamble of romantic criticism. In which year was it published?
प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पूछा जा रहा है, लिरिकल बैलेट्स नहीं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स. Preface to the lyrical ballads is believed to be the preamble of romantic criticism. In which year was it published? आपको बताना है 1798, 1800, 1801, 1802. बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है आपको. तो यहाँ पर 1800 जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है. Let's move on to question number 20. The end of writing is to instruct. The end of poetry is to instruct by pleasing. Whose opinion is this? Who opined this? The end of writing मतलब राइटिंग का जो उद्देश्य है वो इंस्ट्रक्ट करना है. एंड ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग. और पोएट्री का जो उद्देश्य है वो भी इंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन आपको प्रसन्न करके इंस्ट्रक्ट करना है. इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग. हुज ओपिनियन इज दिस आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में जिन दोस्तों के जवाब सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं. यहाँ पर अगेन ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का. तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेकर आए. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे. कृपया चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लेट द गुडनेस प्रिवेल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.